फ्रेंड, एनपीके जिस क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं टेस्ट सीरीज जो छठा है वो आपके साथ मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। इसका जो क्वेश्चन पेपर है पीडीएफ में मैंने ऑलरेडी जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके साथ मैंने शेयर कर दिया है। अगर आप भी ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेस्ट सीरीज में जो कि प्रत्येक संडे को मैं आयोजित करता हूँ इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे जो एनबीके जीएस क्लासेस का जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे जुड़िए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। साथ साथ जो एनबीके जीएस क्लासेस जो होम पेजेज है उसमें अबाउट में जाएंगे तो उसमें भी टेलीग्राम ग्रुप तथा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया हुआ है। तो अब पहला क्वेश्चन पे मैं आता हूं। तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक जो इंडिका है, इंडिका में राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन का वर्णन किया है। यह किस शासक के समय में भारत आया था? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो मेगास्थनीज है वो 315 बीसी में 315 बीसी यानी ईसा पूर्व में आया था। ये जो आया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में यहाँ पे आया था। जो पाटलिपुत्र को जो पाटलिपुत्र की है इसको पाटलिपुत्र न कहा के इसको पोलीब्रेथा बोला है। इसमें पोलीब्रोथा, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था। दूसरा बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जो दूसरा बौद्ध सभा का आयोजन है वो वैशाली में हुआ था। इसको लेकिन बौद्ध सभा पे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं तो आप लोग इसको ध्यान रखिए। जो पहला बौद्ध सभा जो हुआ था वो राजगीर में हुआ था, दूसरा बौद्ध सभा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा जो है कश्मीर में, यानी इसको कुंडल ग्राम में भी बोलते हैं, कुंडल वन, जो कि कश्मीर में ही है। चौथा का आयोजन यहाँ पे हुआ था। अगर हम लोग राजा की बात करें तो जो पहला हुआ था उसके उसमें जो शासक थे अजातशत्रु थे। ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था। जो दूसरा आयोजन हुआ था वो कालाशोक, जो कि नाग वंश का शासक था, उसके समय में 383 ईसा पूर्व में आयोजित हुआ था। इसको थोड़ा आप लोग याद रखिएगा कि क्वेश्चन इस पे आते रहते हैं। तो तीसरा जो आयोजित हुआ था वो अशोक के टाइम में हुआ था, 247 ईसा पूर्व में। तो चौथा हुआ था वो कनिष्क के टाइम में हुआ था, ये हुआ था प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पहला राजगीर में अजातशत्रु के टाइम में, दूसरा वैशाली कालाशोक के टाइम में, तीसरा जो पाटलिपुत्र में अशोक के समय में, और चौथा जो कश्मीर यानी कुंडर वन भी कहीं कहीं लिखा रहा था वो कनिष्क के टाइम में हुआ था। तो आप लोग याद रखिए जो दूसरा बौद्ध संहिता है उसका आयोजन वैशाली में हुआ था। आंसर होगा बी। भारत के आर्थिक शोषण से संबंधित जो बुक है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया वो निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है ये दो पार्ट में लिखा गया है। इसमें दो दो वॉल्यूम में है। इसका जो राइटर है वो रमेश चंद्र दत्त हैं, आरसी दत्त। इन कहा जाता है कि गांधी जिस इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के बारे में गांधी जी को जो जानकारी प्राप्त वो रमेश चंद्र दत्त के जो बुक है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ की हुई। कहीं कहीं बुक में कोट एक किया हुआ है कि महात्मा गांधी जब ये बुक पढ़ रहे थे तो इंडिया को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, किस तरह से गरीब बनाया जा रहा था, वो पढ़ के उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे। तो आप लोग याद रखें द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो बुक लिखा गया वो आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 38वां अधिवेशन बिहार के गया जिले में हुआ है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो ध्यान रखिए ये जो बिहार में दो दो अधिवेशन हुआ था, एक तो पटना में हुआ है जिसकी अध्यक्षता जो आरसी मंडोदर ने की है, जो दूसरा जो हुआ था 1922 में, ये 38वां 1922 ईस्वी में है। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो चित्तरंजन दास ने की है। तो आंसर होगा सी। रविन्द्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम गुरुदेव कह के किसने संबोधित किया? तो ये जो महात्मा गांधी है उन्होंने सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कह के संबोधित किया। इसका आंसर होगा बी। निम्न में से किस बैंक के डेबिट कार्ड पे मधुबनी पेंटिंग का चित्रण किया गया? तो आप लोग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एसबीआई के कार्ड तो हर कोई डेबिट कार्ड रखते हैं। आप लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार्ड पे देखते होंगे, डेबिट कार्ड पे कि मधुबनी पेंटिंग का चित्र बना हुआ था। इसका आंसर बी होगा। कबीर किसके शासक के समकालीन थे?
तो जो कबीर हैं वो सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी शासक बनता है। इब्राहिम लोदी को ही हरा के बाबर आते हैं। तो उस पीरियड में आप लोग पीरियड एक याद रखिए कि जस्ट बाबर के जस्ट पहले का जो पीरियड है, मुगल साम्राज्य का स्थापना के जस्ट पहले का पीरियड है। उस समय कबीर जो कि निर्गुण मत के समर्थक थे, वो सिकंदर लोदी के समय में शासक थे। बख्तुम्मा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो बख्तुम्मा जो त्योहार है वो फूलों का त्योहार है। फूलों का त्योहार है। ये जो मनाया जाता है बख्तुम्मा त्योहार, वो तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश से हटके जो 29वां जो राज्य बना है 2014 में, तेलंगाना, यहाँ पे बतुकम्मा जो त्योहार है वो मनाया जाता है। निम्न में से किनके द्वारा संविधान की जो मूल प्रति का डिजाइन तैयार किया गया था? तो संविधान जो बनाया गया है उसमें काफी सारा फोटोग्राफ्स भी है, काफी डिजाइन भी है। जितने भी चैप्टर भाग है उसके पहले कुछ ना कुछ फोटोग्राफ्स हैं। तो जो डिजाइन जो तैयार किया गया है वो नंदलाल बोस के द्वारा तैयार किया गया है। नंदलाल बोस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसको जो बिहार के मुंगेर जिला के ही रहने वाले हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो शांति निकेतन के प्रिंसिपल भी इनको नंदलाल बोस को बनाया गया था। तो इस मुंगेर के हैं, बिहार के रहने वाले, इसलिए ऐसे भी इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिए। जो संविधान की जो मूल प्रति का जो डिजाइन तैयार किया गया था वो नंदलाल बोस के द्वारा ही तैयार किया गया था। इसका आंसर बी होगा। निम्न में से कौन मधुबनी पेंटिंग से संबंधित नहीं है? तो हम लोग देखते हैं जो इसमें जो सीता देवी, जगदम्बा देवी, महासुंदरी देवी, तीनों मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। तीनों को पद्मश्री भी मधुबनी पेंटिंग में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए मिल चुका है। सीता देवी को 1969 में, जगदम्बा देवी को 1975 में, और जो महासुंदरी देवी है उसको हाल में 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसका जो जो महामाया देवी है वो मधुबनी पेंटिंग से संबंधित नहीं है, तो आंसर होगा डी। भायोना जो पारिवारिक नाट्य शैली है वो किस राज्य से संबंधित है? तुम्हारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है असम, इसका कुछ जो वहां से जो भनोया जो पारंपरिक नाट्य शैली है वो संबंधित है। इसमें देखते हैं कुछ बंगाल और कुछ उड़ीसा में भी ये जो भनोया नाट्य है वहां पे इसका प्रचलन होता है। तो ऑप्शन में हम लोग देखें सिर्फ असम है, इसका आंसर होगा बी। निम्न में से कौन सा त्योहार मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में रखा गया? तो आप लोग कुछ 8-10 है, इसको थोड़ा याद रखिएगा, जो कि अमूर्त जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें रखा गया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे रामलीला हो गया, जो रामलीला काफी इंपॉर्टेंट है। संकीर्तन जो कि बंगाल में होता है, छऊ नृत्य हो गया, कालबेरिया नृत्य हो गया जो कि राजस्थान में होता है। तो ये सब है जो अमूर्त सूची में है। 4 तो मैंने दे दिया, कुछ 5-6 और है, इसको आप लोग याद रखिएगा, बाद में हम चर्चा भी इसकी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखें कौन निम्न में से कौन शामिल है? तो जो नवरोज है, जो फारसी त्योहार है, फारसी जो धर्म होता है, फारसी त्योहार है, वो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। इसका आंसर होगा ए। अब हम कुछ बायोलॉजी का क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं कि जो पादप कोशिका किस प्रकार जंतु कोशिका से जो भिन्न होती है। तो हम लोग देखते हैं जो कोशिका भित्ति जो कि सेलुलोज का बना रहता है, ये पादप कोशिका में तो होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती है। साथ साथ जो दूसरा अगर आप लोग याद रखें पर्णहरित, जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, वो भी पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, कोशिका भित्ति जो कि सेलुलोज की बनी होती है, ऊपरी परत जो होती है वो जंतु कोशिका में नहीं होती है, सिर्फ पादप कोशिका में होती है। इसका आंसर होगा सी। विटिकल्चर निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो जो विटिकल्चर है वो अंगूर से के उत्पादन से संबंधित है। इसका आंसर होगा ए। पौधे के किस भाग से हल्दी, जिसको हम लोग टर्मेरिक बोलते हैं इंग्लिश में, आप लोग हल्दी खाने में आप लोग यूज हमेशा देखते होंगे, सब्जी वगैरह में यूज होता है। तो ये क्या है? तो जो टर्मेरिक होता है, जो हल्दी का जो खाने का जो पोर्शन जो हम लोग देख खाते हैं उसको हम लोग प्रकंद बोलते हैं। प्रकंद यानी इसको इंग्लिश में इरिजोमी बोलते हैं। ये एक प्रकार का रूपांतरित तना होता है।
रूपांतरित तना होता है। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा। पौधे के किस भाग को से हल्दी प्राप्त होती है? तो तना से। जीवों में जो अनुवांशिक गुण संतान में जो जाता है वो कैसे, किससे जाता है? तो जो अनुवांशिक गुण जो संतान में जाता है, तो यहाँ पे जो डी इसका आंसर होगा क्रोमोसोम होगा। क्रोमोसोम होता है जो छोटे छोटे क्रोमेटिन से बना होता है। क्रोमेटिन क्या होता है कि जो छोटे छोटे जो गुणसूत्र होते हैं तो इनसे बने होते हैं। और गुणसूत्र का जो मेन जो होता है वो जीन्स होता है। जीन्स होता जीन्स होता है वो गुणसूत्र का बना होता है। तो जो जीन्स होते हैं वही संतान में जो अनुवांशिक गुण होता है वो ले जाते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। यूरिया निम्न में से किसके द्वारा जो ब्लड होता है उससे पृथक होता है? रक्त से पृथक होता है। तो जो किडनी का जो मेन काम है, जो ब्लड से जितना भी यूरिया होता है उसको छान के अलग करना तथा पेशाब के माध्यम से इसको वापस शरीर से उत्सर्जन के माध्यम से शरीर से वापस निकलना। तो इसका आंसर होगा ए। बिहार में नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत जो कोसी मेची जो नदी है उसको जोड़ने की बात कही गई है। कोसी मेची नदी, तो जो मेची नदी है वो की सहायक नदी है? तो हम लोग देखते हैं जो मेची नदी है वो महानंदा महानंदा की सहायक नदी है। इसका आंसर होगा डी। कुशेश्वर स्थान झील बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो आप लोग जो अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आप लोग ध्यान रखते होंगे कुशेश्वर स्थान में कुछ दिन पहले ही दो जो बाई इलेक्शन हुआ है उसमें एक जो हुआ है कुशेश्वर स्थान में ही। तो न्यूज़पेपर में आप लोग समझ रहे होंगे कि जो कुशेश्वर स्थान है वो दरभंगा जिला, बिहार के जो दरभंगा जिला है यहाँ पे संबंधित है। इसका आंसर होगा ए। कैमूर पठार को छोटानागपुर पठार निम्न में से कौन सी नदी जो है, कौन सी जो नदी है, नदी पूछा जा रहा है अलग करती है। तो जो कैमूर पठार है वो जो विंध्य जो पर्वत है उसी का पार्ट है। कैमूर पठार को हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जबलपुर जबलपुर जो कि एमपी में है, और जो बिहार में जो रोहतास रोहतास जो बिहार में है वहां तक के कैमूर जो पठार है उसका पार्ट आता है। तो जो छोटानागपुर पठार से इसको जो अलग करता है वो है सोन नदी। सोन नदी ही है जो कैमूर पठार को छोटानागपुर पठार से अलग करता है। इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। बिहार के किस जिले में मखाना अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? तो जो मखाना अनुसंधान केंद्र जो है वो दरभंगा जिला में। इसका आंसर होगा सी। बिहार में सर्वाधिक जो बिहार की सर्वाधिक प्रमुख नकदी नकदी मतलब कमर्शियल क्रॉप्स जिसका कि खाने में डायरेक्ट रूप से यूज ना करके हम लोग व्यापार में ज़्यादा यूज करते हैं, इससे जो नकदी जो पैसा प्राप्त होता है कैश में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो गन्ना है, गन्ना बिहार के सबसे बड़ा नकदी फसल है। ये जो पश्चिम चंपा, इसको ध्यान रखिए, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज, गोपाल जी जो 3 डिस्ट्रिक्ट है, 1 2 3 डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे पूरा बिहार का 78.1% होता है गन्ने की खेती होती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। जो नकदी जो फसल बिहार के सब प्रमुख है वो गन्ना है। और 3 स्टेट जो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण तथा गोपालगंज में लगभग 78 लगभग 80% गन्ना की जो खेती होती है वो 3 डिस्ट्रिक्ट में होती है। इसके बाद दूसरा पोजीशन पे जो आता है वो जूट आता है, जो दूसरी सबसे बड़ी नकदी फसल है। जूट का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वो बिहार के पूर्णिया जिला में। तो अगर दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछता है तो इसको आपको ये तैयार रहना पड़ेगा। जूट जो सबसे अधिक होता है वो पूर्णिया जिला में होता है, वो बिहार की दूसरी सबसे बड़ी नकदी फसल है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सर्वाधिक पूछा जा रहा है तो इसका आंसर होगा बी, गन्ना। पटना जिले की सीमा बिहार के कितने जिलों के साथ मिला हुआ है? तो आप लोग ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। मैंने पहले ही बोला है कि जो बिहार के आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो बिहार का मैप है वो आपके सामने होना चाहिए। तो आप लोग काउंट करके देखिएगा, बिहार के जो 9 जिले हैं वो पटना जिले के साथ संबंध है। तो इसका आंसर सी होगा। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन की स्थापना कब की गई थी? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है अभी कि आपदा प्रबंधन क्या, कि बिहार पहला स्टेट है, बिहार पहला स्टेट है जो कि आपदा प्रबंधन से संबंधित जो रोड मैप है
रोड मैप है वो तैयार किया है आपदा प्रबंधन जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015 से 30 इसको बोला जाता है। वो बिहार पहला स्टेट है जो तैयार किया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिहार आपदा प्रबंधन, इसका जो स्थापना हुई थी वो 2007 में हुई थी। 6 नवंबर 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। जो मुख्यमंत्री जो होते हैं, आप लोग इसको ये भी ध्यान रखें, मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन के। तथा 8 जो होते हैं, 8 अधिकतम 8 सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। इसको ध्यान रखिएगा, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन की स्थापना जो 2007 में हुई थी, इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं तथा अधिकतम 8 सदस्यों को इस प्रबंधन का सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। बिहार में सोरा व्यापार के लिए 17वीं शताब्दी जो है में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की ख्याति प्राप्त हो गई थी। तो निम्न में से किसके द्वारा इस व्यापार पर प्रभुत्व किया जाता है? तो सोरा होता है वो विस्फोट में इसका यूज होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो डच कंपनी है, डच कंपनी के द्वारा जो बिहार में जो सोरा व्यापार था, अभी देखें जो पटना कलेक्ट्रेट जाइएगा तो वहाँ पे काफ़ी डच बिल्डिंग है पटना कलेक्ट्रेट में, जो कि तो अब काफ़ी बिल्डिंग जो डच बिल्डिंग यहाँ पे पटना सिटी वगैरह में भी कुछ बिल्डिंग देख लिया। तो डच जो थे उनका सोरा जो व्यापार था उस पर प्रभुत्व था। आंसर होगा बी। निम्न में से किस सिख गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? तो बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जो गुरु गोविंद सिंह हैं, 10वें जो गुरु हैं सिख धर्म के, इनका जन्म पटना सिटी में ही हुआ था 26 दिसंबर 1666। आज के दिन ही 26 दिसंबर आज है, तो आज के दिन ही गुरु गोविंद सिंह की जन्म हुआ था। इनके स्मृति में ही, इनका जन्म के स्मृति में ही जो पटना सिटी में तख्त श्री हर मंदिर जी जो है पटना सिटी में वो बना हुआ है। तो खालसा पंथ की जो स्थापना की गई थी वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। खालसा पंथ में ये था कि अपने आप को, जो सिख धर्म था वो अपने आप को एक लड़ाकू दल के रूप में, जुझारू लड़ाकू दल के रूप में अपने आप को परिवर्तित किया, तो वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही किया गया था। अब है कि बिहार का एकमात्र भाषा या बोली कह लीजिए जिसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। तो बिहार के टोटल जो 22, अभी देखिएगा 22 भाषाएं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। इन 22 भाषाओं में मैथिली, बिहार की एकमात्र जो भाषा है मैथिली, उसको संविधान के 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ये जो मैथिली को 92 जो संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन 2003 में मैथिली को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इसका आंसर होगा ए। निम्न में से किस संसदीय कमेटी में लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? लोकसभा तथा राज्यसभा के दोनों के सदस्य शामिल नहीं होते। तो यहाँ पे जो कार्य मंत्रा समिति है, लोक लेखा समिति है, विशेषाधार समिति है, तीनों में जो है जो लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं। सपोज लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं तथा राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। तो जो प्राक्कलन समिति है वो उसमें सिर्फ 30 सदस्य होते हैं, वो लोकसभा के ही मेंबर होते हैं, इसमें कोई राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। तो जो प्राक्कलन समिति है इसमें लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, सिर्फ जो लोकसभा के ही सदस्य 30 सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं। इसका आंसर होगा सी। संसद का 17वां स्थान, 17वां स्थान मतलब हुआ कि संसद की 17वां स्थान, पहले समझ लीजिए होता क्या है। तो संसद में जो सत्र चलता है, संसद के सत्र की समाप्ति, माने कोई भी लोकसभा या राज्यसभा का अधिवेशन चल रहा है तो उस जो सत्र होता है उसकी समाप्ति की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका आंसर होगा सी। राष्ट्रपति के द्वारा ही सत्र का 17वां स्थान यानी संसद के सत्र की समाप्ति की घोषणा की जाती है।
अब इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी अध्यादेश को अधिकतम कितने अवधि तक अधिकतम सीमा होती है, अधिकतम कितने अध्यादेश होता क्या है। तो जो कानून बनता है, सपोज कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट में हम लोग देखते हैं, तो ये लोकसभा तथा राज्यसभा में जो कानून पारित होता है दोनों, उसके बाद राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त होता है, उसके बाद राष्ट्र कानून अपना काम करने लगते हैं। लेकिन जो अध्यादेश क्या होता है, जब लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों का सेशन नहीं चल रहा हो, उस समय कानून बनाना आवश्यक हो, तो राष्ट्रपति को एक अनुच्छेद 123 में यह पावर दिया गया है कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें नियम है कि जो अध्यादेश है वो अध्यादेश तो संघ सूची और संवर्ती सूची के विषय पे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगर किसी स्टेट में 356 के तहत आपातकाल लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, तो उस स्टेट के राज्य सूची के विषय पर भी वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये होता है कि 6 माह तक अध्यादेश प्रभावी तभी होगा जब संसद की स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी, मतलब लोकसभा तथा राज्यसभा की स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। तो ये है कि 6 महीने तक इसको स्वीकृति, अगर संसद सत्र नहीं चल रहा हो तो इसकी होना चाहिए। लेकिन सदन की बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह बाद, अगर सदन की बैठक नहीं चल रही तो 6 महीना तक इसका वैलिड होगा। लेकिन संसद की सभा अगर चल रही है तो इसके 6 सप्ताह तक इसकी स्वीकृति आवश्यक है, नहीं तो ये जो अध्यादेश है वो नल एंड वाइड हो जाएगा, नल एंड वाइड हो जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे अगर सेशन नहीं चल रहा तो 6 महीना, तथा सेशन स्टार्ट होने के 6 सप्ताह बाद, तो जो अधिकतम अवधि है वो 6 माह 6 सप्ताह हो गया। तो 6 माह 6 महीना 6 सप्ताह तक इसकी अधिकतम अवधि होती है। इसका आंसर होगा डी। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के एकात्मक विशेषता की दर्शाता है। तो देखिए, जो संविधान की दो तरह की विशेषता होती है, एक संघात्मक विशेषता, एक एकात्मक विशेषता। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो लिखित संविधान है वो संघात्मक विशेषता को दर्शाता है। स्वतंत्र न्यायपाल का भी संघात्मक विशेषता को दर्शाता है। संविधान की सर्वोच्चता है वो भी संविधान की जो संघात्मक विशेषता वो दर्शाता है। लेकिन आपातकालीन जो प्रावधान है, आप लोग देखते होंगे कि जो संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 370, 356 में है कि किसी राज्य में अगर कोई संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 370 के अंदर वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। तो 352 के अंतर्गत किसी देश के किसी भाग में अगर सशस्त्र विद्रोह है, युद्ध की स्थिति है, तो उसमें हम लोग आपातकाल की लागू कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपातकालीन प्रावधान है वो सब जो शक्ति होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। तो एकात्मक जो विशेषता है वो आपातकालीन प्रावधान, जो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। संविधान सभा के वैज्ञानिक सलाहकार, सॉरी संवैधानिक, वैज्ञानिक नहीं, संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। तो इसमें संविधान बनाया गया था, उसमें संवैधानिक सलाहकार जो नियुक्त किया गया था वो बी.एन. रॉय। इसका आंसर सी होगा, बी.एन. रॉय को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अब हम लोग कुछ साइंस के पोर्शन फिजिक्स पे आते हैं। इसमें है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या काम होता है। तो जो थर्मोस्टेट का जो काम होता है, एक समान तापमान को बनाए रखना, टेम्परेचर को नियंत्रित एवं स्थिर करने का जो काम होता है वो थर्मोस्टेट का काम होता है। इससे होता है कि ऊर्जा की बचत होती है, ऊर्जा की बचत होती है, ताकि एक समान टेम्परेचर को बनाए रखता है। तो इसका आंसर होगा ई। ऑप्टिकल फाइबर, इसको हम लोग हिंदी में प्रकाश तंतु बोलते हैं, जिस सिद्धांत पे कार्य करता है वो है, तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है, तो कांच या सिल्का, कांच या इसको सिल्का बोल लीजिए, या प्लास्टिक का भी होता है। प्लास्टिक का निर्मित अत्यधिक पतली बेलनाकार खोखली नलिकाएं होती है, जिससे कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे होता है, जो प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह तक तो भेजा जा सकता है। तो अभी हम लोग देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर के अंतर्गत जितना भी इंटरनेट का जो हाई स्पीड इंटरनेट का जो कनेक्शन प्रदान किया जाता है वो ऑप्टिकल फाइबर के अंतर्गत ही होता है। इसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो सिद्धांत है उसी पे वो कार्य करता है। तो इसको हम लोग एक सी, इसका आंसर होगा सी।
समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। तो यहाँ पे नदी की अपेक्षा तैरना आसान क्यों होता है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो समुद्र में सोडियम क्लोराइड एवं जो अन्य लवण है, उसके कारण इसके जो समुद्र की जो घनत्व होता है वो अधिक हो जाता है। घनित अधिक होने से जो उत्प्लावकता होती है, जिससे कि आप लोग देखते होंगे कि जब हम लोग बाल्टी कुएं में डालते हैं तो वो शुरू में वो काफी हल्का फील होता है, तो वो उत्प्लकता के कारण ही होता है। तो घनत्व अधिक, लवण अधिक होने के कारण जो इसका घनत्व अधिक हो जाता है, जिसमें कि वो तैरते रहना आसान हो जाता है। तो इसका समुद्री जो जल है वो नमकीन होने के कारण ही समुद्र की में नदी की अपेक्षा तैरना आसान हो जाता है। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि इसी कारण जो समुद्री जल नमकीन होते हैं, उसी कारण जो कोई भी जहाज जो नदी से समुद्र में जाता है, नदी नदी से जो समुद्र में अगर कोई जहाज जाता है तो वो होता है थोड़ा ऊपर उठ जाता है, थोड़ा ऊपर उठ जाता है। ये नमकीन समुद्री जल नमकीन होने के कारण ही ऐसा होता है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग इसमें हम लोग करते हैं। तो डॉप्सन जो इकाई है, इसका आप लोग याद रखिएगा, जो ओजोन परत की जो मोटाई होती है, आप लोग पता ही होगा कि जो सूर्य से जो पराबैंगनी जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती जो कि हमारी त्वचा के लिए, शरीर के लिए काफी हानिकारक होती है, वो ओजोन परत, ओजोन में ही होता है, उसको रोकता है। तो ओजोन परत की जो मोटाई जो नापी जाती है वो डॉप्सन में नापी जाती है। इसका आंसर होगा सी। आर्द्रता किस उपकरण से मापा जाता है? तो जो आर्द्रता मापा जाता है वो हाइड्रो नहीं हाइग्रो हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। ये जो वायुमंडल के जो सापेक्षिक आर्द्रता के मापन जो हम लोग करते हैं वायुमंडल के सापेक्ष में, वो हाइग्रोमीटर से करते हैं। इसका आंसर होगा सी। अब है कि आईसीसी जो T20 वर्ल्ड कप अभी क्रिकेट का हुआ था, उसका विजेता कौन है? तो हम लोग काफी लोग मैच देखे भी होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर ये मैच जीता था। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ताकि ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस राज्य में जो पोचमपल्ली जो गांव है, पोचमपल्ली आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन इससे आए, तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों के रूप में इसको चुना गया है। तो जो पोचमपल्ली गांव है वो तेलंगाना तेलंगाना वो आपको बताएंगे, जो 2014 में आंध्र प्रदेश को ही अलग करके तेलंगाना बनाया गया था। तो यहाँ पे पोचमपल्ली गांव है, जिसको कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ जो पर्यटन गांव है उसको चुना गया है। आप लोग ये भी ध्यान रखें, जो मेघालय में एक गांव है, वहां पे एशिया के सबसे जो स्वच्छ गांव के रूप में इसको चुना गया, माना अभी इसको मान्यता मिला हुआ है। लेकिन इसका पे जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों के रूप में जो चुना गया वो पोचमपल्ली है, वो तेलंगाना स्टेट में है। तो इसका आंसर होगा ए। एसडीजी शहरी सूचकांक 2021-22 जारी किया गया है। इसमें प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त है? तो जो एसडीजी शहर जो सूचकांक जो जारी किया जाता है, एसडीजी आप लोग ध्यान रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। शहरी जो सूचकांक आप लोग याद रखिएगा, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। 56 जो शहर है उसको उसमें जो रैंकिंग प्रदान की गई है, इसमें जो शिमला है, हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी शिमला है, उसको प्रथम स्थान, फर्स्ट पोजीशन मिला है। तो इसका आंसर होगा डी। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का संबंध किस राज्य से है? तो अभी न्यूज़पेपर में आप लोग देखे होंगे कि कुछ दिन ही माननीय जो प्रधानमंत्री हमारे हैं वो यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किए हैं। तो जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, इसको हम लोग देखते हैं जो लखनऊ के जो गोसाईगंज है, गोसाईगंज, उसको हम लोग गाजीपुर के जो हेदरिया गांव है वहां पे इसको जोड़ा गया है। उसके बाद जो NH-31 है उससे इसको जोड़ दिया गया पूर्वांचल एक्सप्रेस से। तो NH-31 हम लोग देखते हैं कि बिहार में काफी सबसे लंबा जो NH है वो NH-31 ही है।
तो पूर्वांचल एक्सप्रेस के माध्यम से बिहार की भी यात्रा की जा सकती है। तो आप लोग याद रखिएगा, पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है लखनऊ के गोसाईगंज से जो गाजीपुर, मतलब लखनऊ को गाजीपुर तक जोड़ा गया, और गाजीपुर में आके NH13 से इसको, NH31 से इसको जोड़ दिया गया है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो संबंधित है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अब हाल ही में भारत में अड्डू, टॉप द्वीप पर भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने का निर्णय किया गया है। यह किस देश में अवस्थित है? तो अटूल अटॉप द्वीप है, वो मालदीव, जो इंडिया के पड़ोसी है, इंडिया के जस्ट साउथ में अवस्थित जो छोटे छोटे द्वीप हैं, एटॉल द्वीप, ये मालदीव में अवस्थित है, अड्डू अटॉल। अब एक धीमन एवं बीठपाल इस शासक वंश के समय प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। तो अभी हम लोग जो बिहार के जो मूर्ति कला के बारे में इसको पढ़ाएं, उसमें देख याद देखते आप लोग, आपको देखेंगे तो याद होगा। धीमन और मूर्ति बीठपाल है, वो पाल काल में, गोपाल और धर्मपाल के समय में एक धीमन जो बीठपाल है वहाँ के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। इसका आंसर होगा सी। मखदूम सरफदीन यहामा मनेरी का संबंध सूफी मत के किस संप्रदाय से है? तो ध्यान रखिए, जो बिहार से संबंधित जितने भी सूफी मत है, इनका जो संबंध है वो फिरदौसी संप्रदाय से है। यहाँ पे मनेर में दरगाह भी है, तो फिरदौसी संप्रदाय इसका आंसर होगा ए। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक के लेखक हैं वो जो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, उनके द्वारा ही इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखा गया है। अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो अखिल भारतीय जो किसान सभा की जो बैठक आयोजित की गई थी वो 1936 में की गई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसका जो बैठक हुई थी वो लखनऊ में हुई थी। अब ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो अखिल भारतीय किसान सभा के पहले ही बिहार में किसान सभा का आयोजन हो चुका था। इसके अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद थे, ये बिहार के ही हैं, आप लोग याद रखिएगा। इसका जो आंसर है वो उसका बी होगा। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किनके द्वारा की गई है? तो मिथिला के जो कर्नाट वंश है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो नए देव के द्वारा, जो कि पाल वंश के जो रामपाल हैं उनके समकालीन थे। इनका जो पीरियड है वो देखिएगा 1097 से लेके 1147 तक ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। इनके द्वारा ही मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना की गई थी। निम्न में से कौन सा गैस है वो नोबेल गैस कहा जाता है? नोबेल गैस हमको इसको कहेंगे कि समान ताप एवं ताप पे जो रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इसी कारण इसको जो उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस कहते हैं। तो 6 प्रकार के जो गैस होते हैं, जो 6 गैस हैं, उनको हम लोग नोबेल गैस के रूप में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो आप नाम दे देते हैं, हीलियम, जिसको हम लोग He बोलते हैं, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, इसको एनी हम लोग बोलते हैं, आर्गन है Ar, इसके अलावा क्रिप्टॉन है जिसको काफ़ी कम यूज होता है, क्रिप्टॉन हो गया, जीनॉन हो गया और रेडॉन हो गया। ये जो 6 गैस है उसको नोबेल गैस बोला जाता है, क्योंकि ये उस समान ताप पर जो रासायनिक रूप से इनएक्टिव होते हैं, ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो 6 है उसमें ऑप्शन सी है, हीलियम है, इसको हम लोग नोबेल गैस बोलेंगे। वायुयान के टायरों में भरने के लिए निम्न में से कौन सा गैस का उपयुक्त होता है? तो हम लोग देखते हैं जो वायुयान का जो टायर होता है एरोप्लेन का, उसमें सबसे ज़्यादा दबाव एवं तापमान इसका बहुत उच्च होते हैं, जिसमें कि टायरों के फटने की काफ़ी संभावना होती है। इसी कारण इसमें नाइट्रोजन जो गैस है इसको प्रयुक्त होता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस का जो दबाव होता है वो कम होता है। इसके कारण जो विस्फोट की टायरों को विस्फोट की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो इसमें जो आप लोग याद रखिए, जो एरोप्लेन का जो टायर होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। लंबे समय तक शारीरिक परिश्रम करने वाले
को मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। ये किसके कारण होता है? तो जो लैक्टिक एसिड का जो संचय हो जाता है वो एक वह नहीं होता है। धीरे धीरे आप शारीरिक परिश्रम करते हैं तो धीरे धीरे वो लैक्टिक जो एसिड होता है वो शरीर में इसका संचय हो जाता है, जिससे कि थकान होने लगता है। हम लोग देखते हैं कि जो इस शरीर का मालिश करने से शरीर को राहत मिलता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, लैक्टिक अम्ल के कारण शारीरिक परिश्रम करने वाले को मांसपेशियों में थकान का अनुभव करता है। तो मैं समझता हूँ ये 50 क्वेश्चन मैंने आपके साथ आज मॉर्निंग में शेयर किया था, उसका असेसमेंट आप खुद इसको कर लेंगे। अब आप खुद देख लेंगे कि आपकी जो तैयारी है वो किस दिशा में जा रही है। तो मैं प्रत्येक संडे को 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन, उस समय मुझे कितना समय मिलेगा उस पर डिपेंड करेगा। 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन मैं आपके साथ फिर शेयर करूंगा। लेकिन इस जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई कॉस्ट आपको पे नहीं करना पड़ेगा। इस फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज का अगर लाभ उठाना चाहते हैं तो कृपया मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिससे कि मतलब 1-2 दिन पहले मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप खुद अपने आप को एसेस कर सकें कि आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है। साथ साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उस पर जो मैं जो एनालिसिस करता हूँ, उससे ये होगा कि एनालिसिस सुनने के बाद आपको क्वेश्चन जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। तो जो बिहार के जो एग्जाम होते हैं वो काफ़ी काफ़ी कठिन होते हैं, जिसमें एक एक क्वेश्चन काफ़ी मायने रखता है। तो मैं सोचता हूँ कि टेस्ट सीरीज से आप जरूर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेस्ट सीरीज है उसका लाभ उठाइए। तो अपने जो दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। अगर बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा कि जो भी नोटिफिकेशन या जो भी क्वेश्चन मैं अपलोड करूंगा वो आप उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।